नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्ते आंटी जी, और कैसी हैं? कहकर सौरभ अपने दोस्त की माताजी के पैर छूने लगा। खुश रहो बेटा। अरे बेटा, तुम कोटा से कब आए? और सब कुछ ठीक तो है ना? कहते हुए माताजी इधर-उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा मगर कोई नहीं थे। सौरभ बोला, आंटी जी, सुमित को ढूंढ रही हैं? दरअसल उसे बहुत ज्यादा काम था, तो इस कारण वह नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। बेटे के आने की उम्मीद में अम्मा जी की आंखों में एक चमक आ गई थी। एकदम से वह गुमसुम हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी ही देर में सुमित के बाबूजी भी वहां आ गए और तब तक अम्मा का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भगवान, क्यों रो रही हो? इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हो सके हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अम्मा के सामने सुमित के बचपन की यादें ताजा हो गई। कितनी मन्नत से मांगा था सुमित को उन्होंने भगवान से। कभी चोट सुमित को लगती थी तो दर्द अम्मा जी को होता था। अम्मा जी सुमित को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। आज इसी बेटे को अम्मा बाबूजी अपने स्टेटस के नहीं लगते, लोगों के सामने अपने माँ बाबूजी को ले जाते हुए उसे शर्म आने लगी है। अरे सुमित, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जो तुम अपनी माँ और पिताजी का सहारा ही उनके बुढ़ापे में ना बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हालत में रह रहे हैं? सौरभ ने सुमित को समझाना चाहा, तभी सुमित बोला, सौरभ, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्ती तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामले में तुम दखल देना मत आया करो। यह मेरे और मेरे परिवार के बीच की बात है। मेरी जिंदगी है, मैं जैसी चाहूं वैसे ही जी सकता हूँ। अब मुझे अपनी जिंदगी कैसी जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, यह तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, यहाँ दिन भर में इतने ज्यादा मरीज आते हैं। अगर उन्हें छोड़कर मैं एक दिन के लिए भी चला जाऊं तो मेरा हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मेरी उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना करियर छोड़कर गांव में नहीं रह सकता, और गांव में रखा ही क्या है। और अम्मा बाबूजी को यहाँ रहने को कहता हूँ तो वह जिद पर अड़े हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात पैसों की, तो मैं यहाँ पर कमाता ही कितना हूँ जो हर महीने उन्हें पैसे भेज दूं। मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी खर्चे हैं। लेकिन अम्मा बाबूजी हैं जो चाहते हैं कि हर महीने मैं उन्हें पैसे भेजता रहूं। सुमित, तू डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा अम्मा बाबूजी के पास तो भेज ही सकता है। ना तो तू उन्हें अपना समय देता है, ना ही पैसा। उनका भी तुझसे मिलने का मन करता है। 2 साल हो गया तू अपनी अम्मा बाबूजी से नहीं मिला। वह भी अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। सौरभ यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन सुमित को इन सब बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। सुमित अपने अम्मा बाबूजी का इकलौता बेटा था। हर काम को बड़ी लगन और मेहनत से करता था, और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी खूब सेवा करेगा और उनके काम को भी संभालेगा। जब सुमित थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी गाय एक बार बीमार पड़ गई और बाबूजी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। डॉक्टर जब आए तो उसने इलाज करने के लिए बाबूजी से बहुत पैसे लिए। तभी सुमित ने देखा कि गांव के आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार भी कर रहे थे। सुमित ने सोचा कि अगर गाय भैंसों या जानवरों के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों ना वह इंसानों का डॉक्टर बने। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है।
उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अम्मा नहीं चाहती थी कि सुमित डॉक्टर बने, क्योंकि वह जानती थी कि डॉक्टरी करके सुमित शहर चला जाएगा और उनसे बहुत दूर हो जाएगा। लेकिन सुमित अपनी जिद पर अड़ा था और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की मदद करेगा। शहर जाकर सुमित ने तैयारी की और खूब मेहनत करके के बाद उसने परीक्षा दिया। आखिरकार मेहनत रंग लाई और सुमित का सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन के बाद वह पढ़ाई करने के लिए कोटा शहर चला गया। लेकिन अम्मा जी चिंता में डूब गई और कहने लगी कि अब आपका काम और खेत बाड़ी कौन संभालेगा। तो बाबूजी बोले कि उसके लिए मैं हूँ, तुम बस यही दुआ करो कि वह एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बने। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा तो नहीं था। इस उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा जी दुकान गिरवी रखने के हक में तो नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह दोबारा से उस दुकान को छुड़ा नहीं पाएंगी। लेकिन सुमित ने कहा कि वह डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसके अम्मा और बाबूजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद सुमित की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी एक बहुत अच्छे अस्पताल में जॉब करने लगा। जॉब करते करते बहुत सारे पैसे इकट्ठे होने के बाद सुमित ने अपना खुद का अस्पताल खोल लिया। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव की ही किसी लड़की से हो जाए, लेकिन सुमित ने साफ साफ मना कर दिया था कि उसे गांव की किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी है। उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है जो कि उसके साथ ही काम करती है और वह भी डॉक्टर है। सुमित की शादी पल्लवी से हो गई। पल्लवी भी उसकी तरह गांव से बहुत नफरत करती थी और पल्लवी नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी आकर उसके साथ रहें। अम्मा बाबूजी यह बात जानते थे, इसलिए वह सुमित के घर आने को तैयार नहीं होते थे। गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए जब बाबूजी ने सुमित से पैसे मांगे तो सुमित ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो और उस पुराने से कबाड़े दुकान को भूल जाओ। यह बात सुनकर अम्मा बाबूजी के तो होश ही उड़ गए। वह दोनों इस बात को सुनकर सन्न रह गए। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कितनी मेहनत से कड़ी की थी यह दुकान। अगर यह दुकान ना होती तो हम तुझे ना पढ़ा पाते, ना ही डॉक्टर बना पाते। लेकिन सुमित को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने शहर की जिंदगी में ही मस्त था। सुमित की पत्नी पल्लवी भी एक डॉक्टर थी। सुमित और पल्लवी की शादी के करीब 1 साल बाद पल्लवी को एक बेटा हुआ। जब उसका बेटा 6 महीने का हुआ तो उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए उसे कृषि में छोड़ दिया और खुद नौकरी करने लगी। अम्मा जी चाहती थी कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करें, लेकिन पल्लवी ने तो ठान रखा था कि वह अपने बेटे को गंवार लोगों के हाथों में नहीं देगी। इसलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई न कोई बहाना बना ही देती थी। गांव में अम्मा याद करने लगी कि सुमित का बेटा आरुष अब कुछ बड़ा हो गया होगा, अब चलने लगा होगा। कितने महीने हो गए हमने अपने पोते की शक्ल भी नहीं देखी। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि सुमित यहीं गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा और हमारे आंगन में ही सुमित के बेटे की किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन घर का आंगन सुनसान पड़ा है। अगर सुमित यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। दुकान तो सुमित ने रहने नहीं दी और अब इन हाथों में इतनी ताकत ही नहीं रही कि कहीं नौकरी कर लूं। अम्मा बाबूजी की तबीयत अब कुछ ज्यादा खराब रहने लगी थी। सुमित को जब सौरभ ने अम्मा बाबूजी की हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि पल्लवी माँ बाबूजी को
अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह पैसे उनके लिए काफ़ी भी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के माँ-बाप अब गरीबी की हालत में थे और अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से सुमित उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन पल्लवी ने उन्हें अपने घर में लाने से साफ-साफ इनकार कर दिया और सुमित से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दे। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसी विडंबना है कि डॉक्टर बेटे के माँ-बाप वृद्धाश्रम में रहने को अब मजबूर हैं। सुमित का बेटा आरुष भी अब बड़ा हो चुका था और उसे भी उन्होंने डॉक्टर बनाने के लिए सोचा था। उसे डॉक्टरी करने के लिए उन्होंने विदेश भेज दिया। सुमित ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब आरुष विदेश से पढ़ लिख कर भारत लौटा, तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज के तौर पर उनका अस्पताल दिखाया, लेकिन आरुष ने साफ-साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है। वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। सुमित और पल्लवी तो दोनों जैसे सन्न हो गए। आरुष, यह तुम क्या कह रहे हो? पल्लवी बोलने लगी, हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा ही नाम रोशन करेगा, हमारे अस्पताल को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुमने तो एक पल में ही हमें पराया कर दिया। बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो है यहाँ पर, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं भी हैं, लेकिन वाह माँ, मैं विदेश की ही एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मेरे फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मेरी कल की ही फ्लाइट है और मुझे कल ही निकलना होगा। आरुष ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी। सुमित और पल्लवी दोनों को जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आरुष, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्ज उठाया है। अपनी जिंदगी भर की कमाई हमने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी, जिससे तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बन जाओ, लेकिन अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी आखिर हमारी परवरिश में, जो तुमने हमें यह दिन दिखाया? पल्लवी के हाथ पैर तो जैसे सुन्न हो गए और बोली, बेटा आरुष, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी आरुष बोला, आप शुरू से ही तो मेरे बिना ही रह रही हैं ना। मुझे तो आपने क्रश में छोड़ दिया था। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय तो आप अपने काम में व्यस्त थी ना। ना तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था, ना ही आपके पास, और दादा दादी को तो आपने मुझसे कभी मिलने ही नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता, तो आप भी वृद्धाश्रम में जाकर रह सकते हैं, और वैसे भी दादा दादी भी तो वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? यह बात सुनकर जैसे पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने अम्मा और बाबूजी की तस्वीर आ गई। उसे लगा जैसे आरुष के रूप में उनके अपने ही कर्म उनके सामने आ गए हों। पल्लवी गहरी सोच में डूब गई। इसके आगे और कुछ ना बोल पाई और अपने कमरे में चली गई। सुमित भी आज ऐसा महसूस कर रहा था कि मानो उसने कितना घोर पाप किया हो। उसे अपने आप पर घिन आ रही थी। आज उसे उसका दोस्त सौरभ याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसका फर्ज याद दिलाता रहता था, परंतु उसने दोस्त की भी नहीं सुनी। थोड़ा संभालने के बाद सुमित और पल्लवी ने फैसला लिया कि वह वृद्धाश्रम जाएंगे। अगले दिन जब वह वृद्धाश्रम पहुंचे, तो उन्हें सामने देखकर अम्मा और बाबूजी की आंखों में एक चमक आ गई। अम्मा तो यह देखकर खुश थी कि उससे मिलने आज उसकी बहू आई है। अम्मा बाबूजी का यह व्यवहार देखकर पल्लवी और शर्म से जमीन में धंसी जा रही थी। वह सोच रही थी कि हमने अम्मा बाबूजी के साथ कितना बुरा किया।
और अम्मा बाबूजी आज भी हमारे साथ उतना ही प्यार से बात कर रहे हैं। पल्लवी सोचने लगी कि मैं इन लोगों से माफी मांगूं तो भी किस मुंह से। पल्लवी और सुमित अम्मा बाबूजी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। अम्मा बाबूजी हमें माफ कर दो, हम दोनों आपके गुनहगार हैं। आज तक उसने अम्मा बाबूजी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब वह खुद इस स्थिति में खड़ी है जिस स्थिति में उन्होंने अम्मा बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था, वह उनके दर्द को समझ पा रही है। अम्मा बाबूजी की इस जर्जर हालत को देखकर पल्लवी और सुमित अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। बाबूजी, आप और अम्मा अब हमारे साथ ही रहेंगे। हमने आप दोनों पर बहुत जुल्म कर दिए हैं। अब हमें आखिरी मौका दे दीजिए अपनी गलतियां सुधारने का। सुमित और पल्लवी को अपने किए का बहुत पछतावा था। वह दोनों अम्मा बाबूजी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने आरुष खड़ा था। पल्लवी और सुमित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी हैरान होते हुए पल्लवी ने पूछा, बेटा तेरी तो आज की फ्लाइट थी। मम्मी पापा, मैंने तो आपसे झूठ बोला था, मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने देश में ही रहना चाहता हूँ और यहीं आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आए हो। सौरभ अंकल ने आपको वृद्धाश्रम में बात करते हुए सुना था। जब आपने सौरभ अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब कुछ बात बताई। जब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी हम लोग के रहते हुए भी वृद्धाश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द और पीड़ा से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार को तरसता रहा और दादा दादी अपने बच्चों को पास रहने को। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझाने से नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया ताकि आप समझ सकें कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मम्मी पापा, मैं बरसों से अपने दादा दादी का प्यार पाने को तरसता रहा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। तभी अचानक से वहां सौरभ आ गया और हंसते हुए बोला, क्या हुआ सुमित दोस्त, सब ठीक तो है ना? आरुष का मजाक कैसा लगा? सौरभ की बात सुनकर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी आरुष बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ अंकल। आपकी वजह से अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रह पाऊंगा। पोते की यह बात सुनकर अम्मा बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। पल्लवी और सुमित के चेहरे पर भी आज गर्व भरी मुस्कान थी। आज आरुष को अपने दादा दादी का प्यार मिला और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वह हमेशा रहना चाहते थे। माँ बाप हजारों तकलीफें सहकर के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। जिंदगी भर अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी हर मुसीबत को हर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने सपने और खुशियाँ भी उनकी खुशी के खातिर कुर्बान कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए ही जीते हैं। माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो, खूब पैसा कमाए और एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सच तो यह है कि माँ बाप का परिवार अपने बेटे बहू और उनके बच्चों के साथ मिलकर बनता है। केवल पैसों की कमी पूरी कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहो, यही चीज उन्हें खुशी देती है, जो उनके चेहरे की चमक को हमेशा बनाए रखती है। पैसे से परिवार नहीं बनता, बल्कि एक साथ खुश होकर रहना ही परिवार कहलाता है। तो दोस्तों, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही करना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।